बीपीसीसी 131 यानी इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी यानी फाउंडेशन ऑफ साइकोलॉजी मनोविज्ञान का क्या आधार है, इस लेक्चर सीरीज को देखेंगे। और आज हम इकाई 1 इसका परिचय करेंगे। तो इकाई 1 में जो है मनोविज्ञान का परिचय है, और इस इकाई के में जो मेन इसके उद्देश्य हैं इस इकाई के, वो है कि मनोविज्ञान को कैसे हम परिभाषित करते हैं, यानी मनोविज्ञान का क्या अर्थ है और मनोविज्ञान को अब तक किन किन लोगों ने किस तरीके से परिभाषित किया है। मनोविज्ञान को हम ये देखेंगे कि एक विज्ञान के रूप में समझ सकेंगे कि मनोविज्ञान में को जो है हम विज्ञान किस तरीके से कह सकते हैं, और मनोविज्ञान की उत्पत्ति एवं विकास का कैसे हुआ, कैसे हमें मनोविज्ञान की शाखा के बारे में पता चला, मनोविज्ञान के उपक्षेत्रों की व्याख्या और मनोविज्ञान के अध्ययन की विधियों की हम विवेचना करेंगे, तथा साथ ही साथ भारत में मनोविज्ञान के विकास को जान सके। ये जो है इस इकाई का मेन उद्देश्य है। तो सबसे पहले ये देखें कि जो मनोविज्ञान है ये हमारे दो शब्दों से बना है, जिसमें एक है साइकी और दूसरा है लोगोस। तो मनोविज्ञान का जो अर्थ है वो है साइकी लोगोस, यानी साइकी का अर्थ हो गया आत्मा यानी जिंदगी जिसको हम कहते हैं, तो यानी साइको का जो अर्थ हो गया वो यहाँ पर आत्मा से लिया गया है, और लोगोस का अर्थ होता है यानी ज्ञान यानी व्याख्या या किसी भी चीज़ का अध्ययन। तो अगर हम इस दोनों को मिला दें तो हम ये देखें कि मनोविज्ञान को किस तरीके से परिभाषित पहले किया गया था। मनोविज्ञान को परिभाषित करते हुए ये कहा गया कि मनोविज्ञान जो है वो एक आत्मा का अध्ययन है, क्योंकि यहाँ पर साइके का मतलब था जिंदगी और आत्मा, और लोगोस का मतलब था अध्ययन और ज्ञान, और ये ग्रीक शब्द से मिलकर के बना हुआ है। इसलिए मनोविज्ञान को पहले हम परिभाषित करके ये कहते थे कि मनोविज्ञान जो है वो आत्मा का अध्ययन है। और मनोविज्ञान का जो संस्थापक रहे हैं वो दार्शनिक यानी फिलोसोफर्स भी रहे हैं और साइकोलॉजिस्ट भी रहे हैं, और दोनों थे, और इन दोनों ने इन दार्शनिक प्रश्नों के उत्तर को खोजने का प्रयास वैज्ञानिक ढंग से किया, जैसे प्रकृति एवं पालन पोषण के मध्य भेद, स्वतंत्र इच्छा का अस्तित्व आदि। तो इस तरीके से मनोविज्ञान में का जो ओरिजिन अगर हम देखें, अगर उसकी उत्पत्ति देखें, तो ये फिलॉसफी से और साथ ही साथ एवं मनोवैज्ञानिक दोनों तरीके से ये निकल करके आया है। और मनोविज्ञान शब्द लैटिन में साइकोलॉजिया इसको बोला जाता है 16वीं शताब्दी के पश्चात, लेकिन जर्मनी में 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में दार्शनिक क्रिश्चियन वुर्फ द्वारा प्रचलित हुआ। और इस शब्द का अंग्रेजी में सबसे प्रभावशाली ढंग से जो प्रयोग करने वाले थे वो थे हर्बर्ट स्पेंसर, जिन्होंने 1870 में अपने ग्रंथ मनोविज्ञान के सिद्धांत को प्रकाशित किया। तो इस तरीके से जो हर्बर्ट स्पेंसर थे, उन्होंने सबसे इफेक्टिव तरीके से जो जो इंग्लिश में जब उन्होंने मनोविज्ञान को दिया, जिसको कि उन्होंने 1870 में अपने ग्रंथ मनोविज्ञान के सिद्धांत में उन्होंने प्रकाशित किया। और मनोवैज्ञानिकों ने आत्मा की जगह मन शब्द के प्रयोग की प्राथमिकता दी, क्योंकि उन्होंने कहा कि जो आत्मा शब्द है ये बहुत ही एक तरीके से वेग टर्म है, बहुत ही इसको हम बहुत साइंटिफिकली तरीके से हम इसका अध्ययन नहीं कर सकते हैं, वैज्ञानिक रूप से हम इसका अध्ययन नहीं कर सकते हैं। तो उन्होंने आत्मा की जगह पर क्या किया, मन शब्द के प्रयोग को प्राथमिकता दी। मनोविज्ञान वह अंतिम विशेष विज्ञान था जो 19वीं शताब्दी में दर्शन शास्त्र से अलग हो गया, क्योंकि पहले ये दर्शन शास्त्र के साथ ही मिला हुआ था, लेकिन उसके बाद ये जो है 19वीं शताब्दी में इस दर्शन शास्त्र से अलग होकर के इसने अपनी अलग नई पहचान बनाई। और आज जो अब हम देखें कि हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन में मनोविज्ञान जो है वो हर जगह लागू होता है, और मनोविज्ञान धीरे धीरे विद्यार्थियों में जो है वो बहुत अधिक लोकप्रिय हो गया है और प्रतिदिन के जीवन का हमारा एक अंग बन चुका है। अगर हम कहीं भी जाएं तो हम देखें कि हम मनोविज्ञान को हर जगह पर लागू करते हैं। अतः इसमें इस इकाई में हम ये देखेंगे कि मनोविज्ञान को अब किस तरीके से हमने परिभाषित किया, आत्मा के बाद कौन सी ऐसी परिभाषा आई जिन्होंने मनोविज्ञान के अस्तित्व को जो है बना करके रखा, और साथ ही साथ मनोविज्ञान में और हम उसको किस तरीके से विज्ञान की श्रेणी में रखते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो अगर मनोविज्ञान की परिभाषा को देखें तो मनोविज्ञान को परिभाषित करना कठिन है, क्योंकि इसका क्षेत्र जो है वो बहुत ही विस्तृत है और यह एक उभरता हुआ क्षेत्र है। अतः इस पर हम बहुत बड़ी परिचर्चा है कि मनोविज्ञान का क्या और कैसे अध्ययन किया जाना चाहिए। तो मनोविज्ञान की अगर हम परिभाषा को देखें तो मनोविज्ञान जो है वो मानव एवं पशु दोनों पर ही जो है वो प्रचलित किया गया था, दोनों पर ही लागू किया गया। और मनोविज्ञान की जो आज सबसे ज़्यादा स्वीकृत परिभाषा है वो ये है कि मनोविज्ञान व्यवहार एवं मानसिक प्रक्रियाओं का विज्ञान है, और ये दोनों पर ही लागू होता है।
पशु पर भी और मानव पर भी। तो अगर इसकी परिभाषा को देखें तो यहाँ पे हम फिर से ये कहते हैं कि मनोविज्ञान व्यवहार एवं मानसिक प्रक्रियाओं का विज्ञान है। अतः इस परिभाषा को अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें 3 भाग हैं। पहला कि मनोविज्ञान एक विज्ञान है, क्योंकि हमने इसको एक विज्ञान की श्रेणी में रखा गया है। दूसरा ये है कि यह एक क्रमिक रूप से सावधानीपूर्वक नियंत्रित अवस्था में मानव एवं पशु के व्यवहार का निरीक्षण करके आंकड़ों को एकत्रित करता है। अतः मनोविज्ञान में व्यवहार का मापन जितना संभव हो सकता है वो वस्तुनिष्ठ होता है। द्वितीय परिभाषा में जो है व्यवहार शब्द लगा हुआ है कि व्यवहार का क्या अर्थ है। तो व्यवहार शब्द का मतलब है कि जो कुछ भी मनुष्य कर रहा है, जो कुछ भी प्राणी कर रहा है, उसकी कोई भी क्रिया प्रतिक्रिया वो सब उसके व्यवहार में सम्मिलित है, जो कि प्रत्यक्ष रूप से हमें दिखाई देती है। और मानव या पशु जो भी करते हैं वे उनकी सोच होती है और उसे रिकॉर्ड किया जा सकता है, जैसे क्रिया है, चिंतन है, संवेग है, अभिवृत्ति है आदि। अंत में मानसिक प्रक्रिया, जो इस परिभाषा का जो तीसरा भाग है वह है मानसिक प्रक्रिया। तो मानसिक शब्द जो है उन आंतरिक प्रक्रियाओं का उल्लेख करता है, जैसे कि चिंतन है, मनोभाव है, हमारे संवेग हैं, स्मरण है आदि। ये सब हमारा इंटरनल प्रोसेस है जो कि मानसिक प्रक्रिया के अंतर्गत रखा गया है। तो संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि मनोविज्ञान एक विज्ञान है जो मानव एवं पशु व्यवहार को समझने एवं उसकी भविष्यवाणी करने की खोज करता है। और इस परिभाषा को मॉर्गन किंग एवं रॉबिन्सन ने 1984 में दिया था। तो आज सबसे जो प्रचलित एक परिभाषा अब आ गई है कि मनोविज्ञान एक विज्ञान है जो मानव एवं पशु व्यवहार को समझने एवं उसकी भविष्यवाणी करने की खोज करता है। और अगर हम देखें तो मनोविज्ञान व्यवहार एवं मानसिक प्रक्रियाओं का विज्ञान है। इसको विज्ञान की श्रेणी में रखा गया है। क्यों रखा गया है अभी हम आगे देखेंगे, और इसमें मानसिक प्रक्रियाओं का क्या मतलब था और व्यवहार को किस तरीके से परिभाषित किया गया है उसके बारे में यहाँ पर संक्षिप्त विवरण दिया जाएगा। और मनोविज्ञान मन एवं व्यवहार का अध्ययन है। ये एक ऐसी विद्या है जो मानव अनुभवों के सभी पक्षों को अपने समाविष्ट करता है। मानसिक मस्तिष्क की क्रियाओं से लेकर शब्द की कार्यवाही, बालक के विकास से लेकर वृद्धों की देखभाल तक प्रत्येक काल्पनिक वातावरण में वैज्ञानिक शोध केंद्रों से मानसिक स्वास्थ्य देखभाल सेवा व्यवहार को समझना मनोवैज्ञानिक का कार्य है। इसे अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन ने ये मनोविज्ञान की परिभाषा दी थी। अब हम सबसे पहला जो भाग है कि उस परिभाषा का कि मनोविज्ञान एक विज्ञान है, इसको देखते हैं कि किस तरीके से इसको विज्ञान कहा गया है। तो प्राचीन ग्रीक दार्शनिक ने जानकारी जाननी चाहिए कि कितने लोग संसार को जानते हैं। इसे एपिस्टेमोलॉजी यानी ज्ञान मीमांसा का रूप जाना गया है। यदि मनोविज्ञान को अगर के हम इतिहास को देखें तो हमें पता चलेगा कि मनोविज्ञान प्रारंभ में शरीर विज्ञान यानी फिजियोलॉजी से संबंधित था, जो जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी एवं दर्शन की शाखा है, जो एपिस्टेमोलॉजी अथवा ज्ञान के सिद्धांत के रूप में मानी जाती है कि मिलने से हुआ है। तो अगर हम साइकोलॉजी को देखें तो साइकोलॉजी में हमें जो है एक तो फिलॉसफी मिलती है, दूसरा ये फिजियोलॉजी से भी निकला हुआ है और साथ ही साथ इसमें बायोलॉजी का भी हमें कुछ भाग देखने को मिलता है। और इसे हम एपिस्टेमोलॉजी के अंदर जानते हैं कि हमें, क्योंकि यहाँ से हमें पता चलता है, क्योंकि एपिस्टेमोलॉजी बेसिकली नॉलेज हमें कहाँ से मिल रही है उसके बारे में हमें बताता है। अतः मनोविज्ञान का जो प्रत्यात्मक आधार जो है वो दर्शन शास्त्र में पाया गया है, फिलॉसफी में पाया जाता है, परंतु मनोविज्ञान की उत्पत्ति एवं स्वतंत्र विज्ञान के रूप में उत्पत्ति जीव विज्ञान द्वारा हुई है। इसे बायोलॉजी से हमने निकाला है इसकी उत्पत्ति, लेकिन इसका अगर ओरिजिन देखा जाए तो ये हमें दार्शनिक शास्त्र से मिला हुआ है, दर्शन शास्त्र से मिला हुआ है, यानी फिलॉसफी से हमें ये निकल कर आया है। डार्विन है, न्यूटन है एवं मेंडलीव के योगदान ने मनोवैज्ञानिक शोध के प्रति क्रमिक उपागम को मजबूत किया। अतः मनोविज्ञान के प्रारंभ में मनोविज्ञान भौतिक शाखा, शरीर शाखा एवं मानसिक दर्शन शास्त्र का मिश्रण था एवं मनोविज्ञान शोध मन शरीर शारीरिक संबंधों तक सीमित था। तो इस तरीके से हमने ये देखा कि मनोविज्ञान जो है वो कहाँ से निकल कर आया गया है, और जितनी भी हम ब्रांचेस हम देखते हैं वो पूरी तरीके से वैज्ञानिक हैं। जैसे कि मनोविज्ञान जो है वो सबसे ज़्यादा जुड़ा हुआ है वो जीव विज्ञान से है, और उसके बाद साथ ही साथ फिजियोलॉजी से जुड़ा हुआ है। तो धीरे धीरे जो मनोविज्ञान है हम अगर देखते जाएं तो ये धीरे धीरे अपने विज्ञान का रूप जो है वो लेता हुआ है, क्योंकि इसका ओरिजिन ही जो है वो इन सारे अध्ययनों से हुआ है, यानी इन सारे सब्जेक्ट से जो है हमें ये मिला है। यहाँ ये भी जोड़ा जा सकता है कि मनोविज्ञान के सैद्धांतिक सीखने की विद्या, उदाहरण के लिए शरीर शास्त्रीय मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक मनोविज्ञान विशेष महत्वपूर्ण है। इस संबंध में विभिन्न दृष्टिकोण है कि मनोविज्ञान को प्राकृतिक विज्ञान अथवा सामाजिक विज्ञान का अंग होना चाहिए। मनोविज्ञान को यदि प्राकृतिक माना जाए तो मुख्य पूर्व निर्माण प्राकृतिक अद्वैत जो है
प्रचालन, वैधता को प्राप्त करता है एवं साथ ही साथ नियतिवाद सभी क्रियाएं प्राकृतिक नियमों पर आधारित है। उनकी व्याख्या प्राणियों के आनुवांशिक एवं वातावरण के कारणात्मक आधार पर व्यक्त किया जाता है। तो मनोविज्ञान को एक सामाजिक विज्ञान के रूप में माने जाने के संदर्भ में शोधकर्ता प्रयोगों का उपयोग करते हैं, वैज्ञानिक निरीक्षण एवं नियंत्रण के सभी संबंधों को मानते हैं, परिणामों की व्याख्या मात्रात्मक एवं सांख्यिकी तकनीकों की सहायता से करते हैं। तो अगर हम ये देखें कि अगर हमें विज्ञान को परिभाषित करना हो तो हम ये कहते हैं कि विज्ञान वो है जिसमें हम किसी भी चीज़ के बारे में एक सिस्टमैटिक रूप से जब उसकी एनालिसिस करते हैं, यानी स्टेप बाय स्टेप एनालिसिस करते हैं, तो हमें उसे विज्ञान कहा गया। हमने उसको विज्ञान कहा। तो हम अगर मनोविज्ञान को देखें तो इसमें भी हम इसी चीज़ को जो है का अध्ययन करते हैं, और जो भी हमारे पास डेटा आता है, क्योंकि हम यहाँ पर क्या करते हैं, व्यवहार का अध्ययन करते हैं, और व्यवहार को जो है वो अध्ययन करने के लिए हम जो है प्रयोग भी करते हैं, हम निरीक्षण भी करते हैं और नियंत्रित अवस्था में भी प्रयोग करते हैं, जिसकी वजह से जो विज्ञान कहलाने की जितनी भी कंडीशंस हैं, मनोविज्ञान जो है वो उसको पूरी तरीके से फुलफ़िल करता है। लेकिन अगर एक कंडीशन पर देखा जाए कि हम उसको पूरी तरीके से विज्ञान की श्रेणी में क्यों नहीं रख पाए हैं, जैसे कि हमारा बायोलॉजी है, या हमारा जो है मैथमेटिक्स है, फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है, इसको तो हम पूरी तरीके से विज्ञान कहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, कुछ ऐसे विषय हैं, जिनको कि हम पूरी तरीके से विज्ञान की श्रेणी में नहीं रख पाए हैं। तो हमने एक श्रेणी बनाई, बिहेवियरल एंड द सोशल साइंसेज़, जिसके अंदर हम मनोविज्ञान, समाज विज्ञान, सामाजिक शास्त्र, इन सारे सब्जेक्ट्स को रखते हैं, क्योंकि ये विज्ञान की और जितनी कंडीशंस हैं उन सबको तो फुलफ़िल करता है, लेकिन एक कंडीशंस पर हम इसको पूरी तरीके से विज्ञान नहीं कह सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर क्या करते हैं, व्यवहार का अध्ययन करते हैं, और व्यवहार जो है वो किसी भी तरीके से हमारा जो है वो कांस्टेंट नहीं होता है। व्यवहार जो है जैसे-जैसे हमारी परिस्थिति बदलती जाती है, हमारे व्यवहार में भी परिवर्तन आता है। तो अगर हम नेचुरल साइंसेज़ के बारे में की बात करें, प्राकृतिक विज्ञान की बात करें, तो यहाँ पर जो हमारा कंटेंट है, यानी जिसके ऊपर हम अध्ययन कर रहे हैं, जिस विषय वस्तु को हम लेकर के चल रहे हैं, वो कांस्टेंट है। लेकिन अगर हम बिहेवियरल साइंसेज़ की बात करें, तो ऐसे जो विषय हैं हमारे, जिनका जो विषय वस्तु है वो किसी भी तरीके से कांस्टेंट नहीं है, जिसकी वजह से हम इसको पूर्ण विज्ञान की कैटेगरी में तो नहीं रखते हैं। लेकिन हाँ, हम इनको विज्ञान की और जितनी कंडीशंस हैं कि सिस्टमैटिक स्टडी करना, कंट्रोल्ड उसमें जो है वो नियंत्रित रूप से इसका प्रयोग करना, फिर डेटा को लेना, डेटा के बाद उसके ऊपर एनालिसिस करना, मैथमेटिकल एनालिसिस करना या स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करना, बाकी जितनी भी कंडीशंस हैं, उन सबको ये जो विषय हैं, ये फुलफ़िल करते हैं। इसलिए हम इनको विज्ञान की श्रेणी में रखते हैं। तो यहाँ पर ये देखा जाए कि एक तरीके से विज्ञान को समझने के लिए हमने क्या कहा कि एक सिस्टमैटिक तरीके से जब हम किसी चीज़ की क्रमबद्ध तरीके से हम किसी चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन लेते हैं, तो उसको हमने विज्ञान कहा, और इसको हम विज्ञान पूरी तरीके से तो नहीं कहते हैं, लेकिन विज्ञान की श्रेणी में ये आता है, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी और कंडीशंस है विज्ञान कहलाने के लिए, जैसे कि थ्योरी का होना, या सिस्टमैटिक एनालिसिस का होना, या हमारा ऑब्जर्वेशंस होना, एक्सपेरिमेंटेशंस होना, या हमारे डेटा को इंटरप्रिटेशन करना, उस पर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस लगाना, सब कुछ मेजरमेंट्स का होना, सब कुछ ये जो है फॉलो करता है। केवल एक कंडीशंस को फॉलो नहीं करता, क्योंकि यहाँ पर जो हमारी विषय वस्तु है वो किसी भी तरीके से हमारी कांस्टेंट नहीं है, जिसकी वजह से ये पूर्ण विज्ञान के उसमें नहीं आता है। तो यहाँ पर जो भी प्रयोग किए जाते हैं उसमें वो बहुत ही नियंत्रित तरीके से किए जाते हैं। आंकड़ों को बहुत ही क्रमबद्ध एवं मात्रात्मक रूप क्रम से एकत्रित किया जाता है, जिससे कि उस क्रम को समझा जा सके और जिस क्रम में घटना घटित हुई है। यानी हम हर चीज़ फॉलो करते हैं इस विज्ञान को, मनोविज्ञान में। और आज के समय में गुणात्मक विश्लेषण ने भी विशेष महत्व प्राप्त किया है। परिणामों का योगदान कुछ सिद्धांतों को विकसित करने में होता है, जो व्यवहार के बारे में भविष्यवाणी करने में सहायक होते हैं। कभी-कभी सिद्धांत शोध का मार्गदर्शन करने में भी सहायक होते हैं। तो हम अगर ये देखें कि यहाँ पर हम 2 तरीके से भी एनालिसिस कर सकते हैं। एक तो हम क्वांटिटेटिवली यानी मात्रात्मक रूप से भी मनोविज्ञान में किसी भी चीज़ की एनालिसिस कर सकते हैं, और साथ ही साथ हम गुणात्मक रूप से भी इसकी क्या कर सकते हैं, विश्लेषण कर सकते हैं। गुणात्मक रूप से विश्लेषण करने का विशेष महत्व ये है कि यहाँ पर परिणामों के आधार पर जो है वो कई सिद्धांत जो है विकसित हो जाते हैं, और हम व्यवहार के बारे में जो है भविष्यवाणी आसानी से कर सकते हैं। तो अगर हम साइकोलॉजी को विज्ञान की तरह लें, तो साइकोलॉजी सारी विज्ञान की कंडीशंस को फुलफ़िल करता है, सब कुछ फुलफ़िल करता है। दोनों तरीके से हम यहाँ पर इसका विश्लेषण कर सकते हैं, चाहे वो मात्रात्मक रूप से हो, चाहे वो फिर गुणात्मक रूप से हो, सब तरीके से हम यहाँ पर इसका विश्लेषण कर सकते हैं। इसलिए जो परिभाषा का जो हमने
परिभाषा जो हमने ये कही कि मनोविज्ञान जो है व्यवहार एवं मानसिक प्रक्रियाओं का विज्ञान है। तो विज्ञान यहाँ पर क्यों लगा हुआ है? इसलिए लगा हुआ है क्योंकि ये विज्ञान की ही श्रेणी में आता है। पूर्ण रूप से विज्ञान केवल एक तरीके से ये नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो हम व्यवहार का अध्ययन कर रहे हैं, वो व्यवहार हमारा किसी भी तरीके से कह सकते हैं कि सतत नहीं होता है, कांस्टेंट नहीं होता है, बल्कि जैसे-जैसे हमारे परिस्थितियों में परिवर्तन आता है, उसी तरीके से हमारे जो अ जो व्यवहार है, उसमें भी हमारा क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है। तो उसके बाद जो मनोविज्ञान है वो हमारे एम्पिरिकल एविडेंसेस पर भी बेस्ड होता है, यानी आनुभविकता पर भी आधारित होता है। और जॉन लॉक द्वारा विकसित यह उपागम बतलाता है कि केवल हमारे सामवेगिक अंग ही संसार से सूचनाओं को ग्रहण करने का न्यायिक स्रोत होते हैं। सुनना, स्वाद, स्पर्श, ये तो आनुभविक उपागम पर भी हमारा विज्ञान जो है, मनोविज्ञान आधारित है। अब मनोविज्ञान में दो तरीके के हमें जो है उपागम मिलते हैं, एक है नियमान्वेषी एवं दूसरा है भावमूलक उपागम। तो जिसको कि हिंदी में हम नोमोथेटिक अप्रोच और इडियोग्राफिक इंग्लिश में अप्रोच हम इनको कहते हैं। ये एक ऐसा उपागम है जो मनोवैज्ञानिकों के लक्ष्य, प्रक्रियाओं एवं तथ्यात्मक अभिविन्यास को प्रदर्शित करता है। नियमनशील मनोवैज्ञानिक व्यक्ति पर ध्यान न देकर वे सामान्य नियमों और सिद्धांतों व मानसिक तथा व्यवहारिक प्रक्रियाओं को खोजते हुए स्थापित करते हैं। तो अगर हम इसको नोमोथेटिक अप्रोच को देखें, तो हम ये या नियमान्वेषी उपागम को देखें, तो यहाँ पर जो है केवल व्यक्ति पर ध्यान नहीं दिया जाता है, एक इंडिविजुअल पर ध्यान नहीं दिया जाता है, बल्कि ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स पर ध्यान दिया जाता है कि उस पे किस तरीके से मनोविज्ञान के नियम और सिद्धांत जो है वो लागू हो रहे हैं, एवं मानसिक तथा व्यवहारिक प्रक्रियाओं को की खोज हम किस तरीके से उसमें कर सकते हैं। तो इस उपागम में संपूर्ण जनसंख्या में से कुछ संख्या में प्रतिभागियों को एक प्रतिनिधित्व प्रदेश के रूप में माना जाता है। देखिए, किसी भी चीज़ का अगर हमें एनालिसिस करना है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम देखते हैं कि पूरी जनसंख्या क्या है। लेकिन पूरी जनसंख्या पर क्या कर सकते हैं कि हम कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, उसमें से कुछ जो है वो एक रिप्रेजेंटेटिव प्रतिदर्श यानी प्रतिनिधात्मक प्रतिदर्श यानी सैंपल को क्या कर लेते हैं, उसमें से चुन लेते हैं। तो अगर हम नियमान्वेषी उपागम को देखें, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि इसमें संपूर्ण जनसंख्या में से हम कुछ संख्या में प्रतिभागियों को नियुक्त कर लेते हैं। और ये जो प्रतिभागी होते हैं, ये एक तरीके से हमारे रिप्रेजेंटेटिव सैंपल हैं, जो कि पूरी जनसंख्या को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब इनके ऊपर हम जो भी एनालिसिस करेंगे, जो भी हम विश्लेषण करेंगे, वो पूरी तरीके से पूरी जनसंख्या पर क्या हो जाएगा, लागू हो जाएगा। तो इसको हमने कहा नियमान्वेषी अप्रोच। उसके बाद यहाँ पर अगर हम भावमूलक उपागम के बारे में बात करें, तो ये एक विशेष व्यक्ति या घटना पर ही क्या करता है, समझने के लिए हमारे लिए ये ज़रूरी है। तो देखिए, ये जो है नियमान्वेषी है, ये एक तरीके से आप ग्रुप पे काम कर रहा है, और ये भावमूलक उपागम जो है, ये एक व्यक्ति विशेष या घटना या व्यक्ति के समझाने से है। तो यह जानकारी व्यक्ति पर ध्यान देती है कि क्योंकि यह उपागम इस बात पर बल देता है कि प्रत्येक व्यक्ति में एक विशेषता है और उसकी उसी स्थिति के आधार पर उसको समझना जाना चाहिए। तो यहाँ पर जो दो उपागम है, उसमें से जो भावमूलक उपागम है, वो व्यक्ति विशेष पर ध्यान देता है, क्योंकि उनके अनुसार जो हर एक व्यक्ति में एक यूनिकनेस होती है, एक विशेषता होती है, और उसी स्थिति विशेषता के आधार पर उसे हमें समझ जाना चाहिए। तो यहाँ पर दो उपागम को जो है मनोविज्ञान वो क्या करता है, फॉलो करता है। तो मनोविज्ञान की जो परिभाषा थी कि मनोविज्ञान जो है वो व्यवहार और मानसिक प्रक्रियाओं का विज्ञान है। तो यहाँ पर विज्ञान हम इसको क्यों कहते हैं, ये एक तरीके से हमने यहाँ पर स्थापित करने की कोशिश की। उसके बाद है मनोविज्ञान की उत्पत्ति एवं विकास, कि मनोविज्ञान कहाँ से आया है। तो अब तक हम ये समझ चुके हैं कि मनोविज्ञान को कैसे परिभाषित किया गया है और क्यों मनोविज्ञान को हम विज्ञान कहते हैं। पूरी तरीके से विज्ञान तो नहीं कहते हैं, लेकिन बहुत कुछ ये विज्ञान की हर एक श्रेणी को जो है लागू करता है, इसलिए हम इसको विज्ञान की कैटेगरी में रखते हैं। तो प्रारंभ में जैसे हमने देखा कि मनोविज्ञान जो है वो दर्शन शास्त्र का एक भाग था, और लगभग 138 वर्ष पूर्व यह दर्शन शास्त्र से अलग होकर स्वतंत्र विज्ञान जो है वो बन गया था। फिलॉसफी से ये अलग हो गया, और मनोविज्ञान में फिजियोलॉजी, बायोलॉजी इसका भी समावेशन देखने को हमें मिला है। तो मनोविज्ञान का इतिहास छोटा है, लेकिन भूतकाल इसका लंबा है, और ये टिप्पणी हर्मन एबिंगहॉस द्वारा सदियों पूर्व दी गई, जो ग्रीक दार्शनिक थे और एक प्रकार का प्रतिबिंब जिन्होंने मानव स्वभाव पर लिखा था। तो अतः ग्रीक जो दार्शनिक थे, सुकरात, प्लेटो एवं अरस्तु ने मानव मस्तिष्क की व्याख्या करने में एवं 4 बीसीई में से पूर्व इसको शारीरिक संबंध से जोड़ने का प्रयास किया। और प्रसिद्ध विचारक सुकरात अपने को जानने ने आत्मा एवं व्यक्तिगत प्रतिबिंब के महत्व पर
बल डाला, क्योंकि हमारा ओरिजिन फिलॉसफी से हुआ है। तो ये सारे जितने भी दार्शनिक थे, जैसे कि सुकरात थे, प्लेटो थे, अरस्तु थे, इन्होंने मनोविज्ञान की शाखा को बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है। और इसके शारीरिक संबंध से इसको जोड़ने का क्या किया, इन्होंने प्रयास किया। इन्हें फिजियोलॉजी से भी जुड़ा हुआ है। और उसके बाद भौतिक विज्ञान में प्रयोगात्मक विधि की सफलता ने कुछ मनोवैज्ञानिक मन एवं व्यवहार के अध्ययन प्रयोग के उपयोग के लिए प्रेरित किया। और सबसे पहला वैज्ञानिक जिसने मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं का अध्ययन किया, ये जर्मन शरीर क्रिया विज्ञान गुस्टव थेमोर फैक्नर 1801-1887 थे। फैक्नर ने सबसे पहले इसको जो है वो भौतिकी से जोड़ा, इसलिए मनोविज्ञान की एक शाखा है साइकोफिजिक्स, जिसको क्या मनोभौतिकी कहते हैं, वो भी मनोविज्ञान का अध्ययन करती है, लेकिन उसको जो है भौतिक विज्ञान से जोड़ करके करती है। उसके बाद मनोविज्ञान को किस तरीके से वैज्ञानिक का दर्जा दिया गया, तो उसमें जो है हमारे एक पहली प्रयोगशाला मनोविज्ञान की 1879 में लिप्जिग में, जर्मनी में विलियम वुंड ने क्या की थी, स्थापित कर दी गई थी। और वहीं से मनोविज्ञान को एक वैज्ञानिक अध्ययन यानी वैज्ञानिक विषय का दर्जा इसको दिया गया। और विलियम वुंड ने जो ये प्रयोगशाला जो है 1832 से 1922 में जो है उन्होंने स्थापित की थी, और जर्मनी और लिप्जिग में उन्होंने किया था। उस समय काफ़ी उन्नति हुई, परंतु दर्शन शास्त्र से अलग होना बहुत कठिन था। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन जो है मनोविज्ञान की, उन्होंने 1892 में प्रारंभ हुआ और हॉल इसके प्रथम अध्यक्ष बने। जो अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन है वो बहुत बड़ी एसोसिएशन है मनोविज्ञान की, जो कि 1892 में प्रारंभ हुई थी। और इसमें जो सबसे पहले उसके अध्यक्ष बने थे उनका नाम हॉल था। उसके बाद विलियम जेम्स आए, जिन्होंने 1842-1910 में मनोविज्ञान की पहली पुस्तक लिखी, जिसका नाम था प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी के नाम से ये जानी जाती है। और प्रारंभ में मनोवैज्ञानिकों ने आनुभविक उपागम के आधार पर चिंतन, अवधान, प्रतिमा आदि को समझाने का प्रयास किया अथवा उसको समझा। तो सबसे पहले हम इसको क्योंकि इस अप्रोच से जोड़ते थे, तो सबसे पहले इस उपागम ने मनोवैज्ञानिकों को इस तरीके से ये सारी चीज़ों को लेकर के समझाने की कोशिश की कि मनोविज्ञान क्या है। मन एवं मानसिक अनुभवों के अध्ययन के लिए उसको प्रयोग किया गया। और धीरे-धीरे विभिन्न विचारों के स्कूलों का प्रारंभ मनोविज्ञान के स्वरूप के अध्ययन के लिए हुआ। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि मनोविज्ञान के अध्ययन का केंद्र बिंदु मस्तिष्क ना होकर के व्यवहार होना चाहिए, क्योंकि हम जो है इसमें मस्तिष्क को ही रीड पढ़ते हैं, लेकिन इसका हमें आधार जो है वो व्यवहार को बनाना चाहिए, क्योंकि हम जो भी व्यवहार करते हैं वो हमें ये जानकारी देता है कि हमारे मस्तिष्क में क्या चल रहा होगा। तो मनोविज्ञान को इन्होंने कहा कि हमारा केंद्र बिंदु मस्तिष्क नहीं होना चाहिए, हमारा केंद्र बिंदु व्यवहार होना चाहिए, क्योंकि व्यवहार के सहारे ही हम समझ जाते हैं कि हमारे मस्तिष्क में क्या चल रहा होगा या किसी के भी मस्तिष्क में क्या चल रहा होगा। तो इस तरीके से हमने ये देखा कि मनोविज्ञान की उत्पत्ति जो है वो सबसे पहले दर्शन शास्त्र से हुई है, और कई दर्शन शास्त्रियों ने जो है इस पर अपना योगदान दिया है। उसके बाद मनोविज्ञान को भौतिकी से जोड़ा गया, जिस पे एक नई शाखा निकल कर आई, मनोभौतिकी, जो कि साइकोफिजिक्स के नाम से फेमस है। उसके बाद जो है अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन की स्थापना हुई। उससे पहले फेक्नर ने जो है वो मनोभौतिकी के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा काम किया। उसके बाद उन्होंने पहली प्रयोगशाला हमारी आई 1879 में लिप्जिग में, जिसको कि विलियम वुंड ने जर्मनी में स्थापित की थी। उसके बाद दर्शन शास्त्र से होना सब बहुत ही अलग होना बहुत ही कठिन हो रहा था मनोविज्ञान का, लेकिन उसके बाद अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन ने 1892 में अपना एक पहला एसोसिएशन स्थापित किया, जिसमें हॉल उसके अध्यक्ष बने। उसके बाद विलियम जेम्स ने भी इसके ऊपर बहुत काम किया मनोविज्ञान पे, और उन्होंने अपनी पहली पुस्तक जो है वो प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी इसके नाम से उन्होंने प्रकाशित की। और प्रारंभिक में जो मनोविज्ञान है वो अनुभविक उपागम यानी एम्पिरिकल उपागम के आधार पर बेस था, जिसमें कि चिंतन, अवधान, प्रतिमा आदि को समझने का प्रयास किया गया और उसको समझा भी गया। मन एवं मानसिक अनुभवों के अध्ययन के लिए प्रयोग किए गए, और धीरे धीरे विभिन्न विचारों के स्कूल का प्रारंभ मनोविज्ञान के स्वरूप के अध्ययन के लिए हुआ। उसके बाद कई सारे स्कूल आए, कई सारे थॉट्स आए, जिन्होंने मनोविज्ञान को अपने तरीके से परिभाषित करने की कोशिश की, और उन्होंने इस पर बल डाला सबने कि मनोविज्ञान का जो केंद्र बिंदु है, यानी जो हमें से अध्ययन करना है वो हमें मस्तिष्क पे करना है, ना कि हम मस्तिष्क पर ना करके हमें व्यवहार के ऊपर करना है। मस्तिष्क जो है हमारा केंद्र बिंदु नहीं होना चाहिए। तो अब मनोविज्ञान में जो है वो कई सारे विचार एवं स्कूल जो हैं वो आ चुके हैं, जिन्होंने अपने तरीके से मनोविज्ञान के विकास में बहुत विशेष योगदान दिया है। और इसमें जो सबसे पहला जो हमारा स्कूल आया था
वो सबसे पहला था संरचनावाद, जिसे कि हम स्ट्रक्चरलिज्म कहते हैं, और इसमें मुख्य केंद्र मानव मस्तिष्क की प्रारंभिक संरचना को विश्लेषित किया गया। जो स्ट्रक्चरलिज्म है, उन्होंने ये बताया कि मानव का जो मस्तिष्क है उसकी संरचना क्या है, वो कैसे बना हुआ है, और इसी को संरचनावाद के नाम से जाना गया। क्योंकि इसमें संरचना लगा है तो मानी बात है कि इन्होंने ये समझाने की कोशिश की कि मानव मस्तिष्क की जो प्रारंभिक संरचना है वो कैसे हुई है और क्या उसमें होता है। और ये विलियम वुंड और एडवर्ड टिश्नर इसके जो है मेन संस्थापक थे। इन्होंने ही स्ट्रक्चरलिज्म को जो है वो स्कूल को जो है डेवलप किया था। वुंड ये मानते थे कि चेतना के विचारों, अनुभवों, संवेगों तथा अन्य मुख्य तत्वों में बांटा जा सकता है। किसी के आत्मगत अनुभवी का वस्तुगत आधार पर मापने एवं परीक्षण करने से वस्तुगत अंतर्दर्शन के नाम से जाना जाता है। तो इन्होंने क्या किया था, सबसे पहले तो उन्होंने ये बताया संरचनावाद में कि मस्तिष्क की संरचना कैसे हुई है, मानव मस्तिष्क की संरचना कैसे हुई है, और उन्होंने ये कहा कि अगर इसको हमें समझना है तो उन्होंने एक मेथड जो है डेवलप किया, जिसको कि इंट्रोस्पेक्शन मेथड या वस्तुगत अंतर्दर्शन के नाम से इस मेथड को डेवलप किया, जहाँ पर आत्मगत अनुभवी के आधार पर पे हम जो है किसी भी चीज़ को मापने की कोशिश करते हैं। यानी अगर हमें इंट्रोस्पेक्शन, हमें अपने बारे में जानकारी है, तो हम किसी भी चीज़ को जो है वो आसानी से माप सकते हैं। और वस्तुगतता यहाँ बिना पक्षपात के दृष्टिकोण को प्रदर्शित करती है, और यह मनोविज्ञान में वस्तुगतता एवं मापन लाने का पहला प्रयास किया गया। उसके बाद एडवर्ड बी टिश्नर की रुचि मस्तिष्क की संरचना को जानने की हुई। संरचनावाद के आने से चेतना एवं के तत्वों को जानने की रुचि पैदा हुई। प्रारंभ में संरचनावाद बहुत ही मजबूत शुरुआत हुई थी, परंतु 1900 में ये धूमिल हो गई। यानी इसके बाद ये स्कूल जो है वो खत्म हो गया, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा इसको आलोचना की गई। लेकिन यहाँ से हमें 2 चीज़ें मिली। सबसे पहला कि मानव मस्तिष्क की संरचना कैसे होती है, और दूसरा इंट्रोस्पेक्शन मेथड्स के थ्रू हम किस तरीके से इसके बारे में जान सकते हैं। इसको बताने की उन्होंने कोशिश की। उसके बाद जब 1900 में ये धूमिल हो गया संरचनावाद, तो उसके बाद प्रकारवाद एक नई संरचना निकल कर के आई, नया स्कूल ऑफ थॉट आया। यह दृष्टिकोण डार्विन के प्राकृतिक चयन सिद्धांत से पूरी तरह से प्रभावित है। यानी जो डार्विन ने जो नेचुरल सिलेक्शन का जो प्रोसीजर दिया था, उस थ्योरी को ये फॉलो करता था प्रकारवाद। और इसका अध्ययन का केंद्र बिंदु व्यवहार एवं मस्तिष्क की क्रियात्मकता है, कि हम जो है किस तरीके से हमारा मस्तिष्क फंक्शन करता है, किस तरीके से हमारा जो है व्यवहार क्रियात्मक है, फंक्शनल है, उसके बारे में इन्होंने जानकारी दी। जैसे कि अधिगम, यानी हम लर्निंग कैसे करते हैं, मेमोरी कैसे करते हैं, स्मरण कैसे करते हैं, समस्या का समाधान किस तरीके से करते हैं, या मोटिवेशन का क्या हमारा केंद्र बिंदु है, इस पे इन्होंने क्या किया, इन्होंने बल दिया। तो इसके जो मेन वो थे जॉन डीवी 1859 और 1952 ने प्रकारवाद को विकसित किया। मस्तिष्क एवं व्यवहार तथा क्या करते हैं तथा कैसे एक व्यक्ति को जटिल एवं नई परिस्थितियों को स्वीकार करने योग्य बनाते हैं। तो इस पर उन्हें बल दिया, क्योंकि इसका नाम भी प्रकारवाद है। यानी यहाँ पर फंक्शंस के ऊपर क्या किया, उन्होंने सबसे ज़्यादा बल दिया। उसके बाद जो उसके मेन सहयोगी थे वो विलियम जेम्स थे 1842-1910 में। इसके मुख्य सहयोगी इस बात के लिए चिंतित थे कि किस प्रकार मस्तिष्क वास्तविक संसार में लोगों को कार्य करने की आज्ञा देता है, और ये जो अप्रोच था वो प्रकारवाद के नाम से जाना गया। जेम्स ने हार्वर्ड विद्यालय में मनोविज्ञान प्रयोगशाला जो है क्या की, स्थापित की। सबसे पहले विलियम वुड ने जर्मनी में की थी, उसके बाद हार्वर्ड विश्वविद्यालय में जेम्स ने जो है मनोविज्ञान की प्रयोगशाला क्या की, स्थापित की। तो अब तक हम 2 थॉट स्कूल्स देख चुके। सबसे पहले संरचनावाद, जो कि जिसके मेन संस्थापक विलियम वुंड और एडवर्ड टिश्नर थे। तो इन्होंने ये कहा कि मानव मस्तिष्क की संरचना किस तरीके से होती है, और इन्होंने एक मेथड डेवलप किया जिसको कि इन्होंने इंट्रोस्पेक्शन मेथड या वस्तुगत अंतर्दर्शन के नाम से ये जाना गया, कि यहाँ पे बिना पक्षपात के दृष्टिकोण को प्रदर्शित करती है, और ये मनोविज्ञान में वस्तुगतता एवं मापन लाने का पहला प्रयास किया गया विद द हेल्प ऑफ इंट्रोस्पेक्शन मेथड के थ्रू। उसके बाद जब ये 1900 में ये जो है संरचनावाद चला गया, तो प्रकारवाद आया, जिसके कि पहले जो मेन वो थे विकसित जिन्होंने किया था वो जॉन डीवी ने किया था 1859 में, और 1952 में उन्होंने ये कहा कि मानव मस्तिष्क हमारा किस तरीके से फंक्शन करता है, किस तरीके से कार्य करता है, और इसके कार्य को समझना कि वो किस तरीके से हमें एक व्यक्ति को जटिल एवं नई परिस्थितियों को स्वीकार करने योग्य बनाता है। और उसके बाद विलियम जेम्स ने भी इसके ऊपर अपना मत दिया, जो कि मुख्य सहयोगी थे इस प्रकारवाद के। और इस उपागम में जो है जेम्स ने भी क्या किया था कि हार्वर्ड विश्वविद्यालय में एक मनोविज्ञान की प्रयोगशाला स्थापित की। उसके बाद जब प्रकारवाद आया, तो उसके बाद गेस्टाल्ट मनोविज्ञान आया,
गेस्टाल्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी आया। तो बाद में मनोविज्ञान ने संवेदना के अध्ययन के लिए प्रयोग किया, यह जानने के लिए कि मस्तिष्क किस प्रकार से कार्य करता है। और 1912 में मैक्स वर्दाइमर, कर्ट कोफका एवं वोल्फगांग कोहलर ने जो है जर्मनी में गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की क्या की थी, स्थापना की थी। उन्होंने कहा इनका जो सबसे ज़्यादा जो कार्य है वो सेंसेशन और परसेप्शन यानी प्रत्यक्षण के क्षेत्र में बहुत रहा है गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों का। और इन्होंने कहा कि जो कोई भी चीज़ को अगर हम पार्ट में यानी उसके पार्ट में नहीं समझने से अच्छा हम उसको होल में अगर समझें तो ज़्यादा अच्छा है। किसी भी चीज़ को अगर होल की तरीके से समझा जाए, ना कि उसके भाग के ऊपर हम उसके ऊपर ध्यान दें, तो इस पे उन्होंने ये कहा। तो उन्होंने कहा कि जो सांवेदिक अनुभवों के संपूर्ण सिद्धांत पर विशेष बल दिया, संवेदना को संबंधों एवं संगठनों में संपूर्ण ढंग से जोड़ा गया। उन्होंने मानव व्यवहार के मस्तिष्क का अध्ययन संगठनात्मक सिद्धांतों को लगा कर किया। इनकी जो थ्योरी है ऑर्गेनाइजेशनल परसेप्शन को किस तरीके से हम ऑर्गेनाइज करते हैं, किस तरीके से हम जो है वो संपूर्ण चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करते हैं, ना कि उसके ऊपर भाग भाग के ऊपर। तो उन्होंने गेस्टाल्ट मनोविज्ञान ने इसके ऊपर जो है वो काम किया और इनका सबसे ज़्यादा काम जो है वो सेंसेशन यानी और प्रत्यक्षण, इसके ऊपर संवेदना और इसके ऊपर इनका ज़्यादा रहा है। उसके बाद आया व्यवहारवाद। तो ये स्कूल जॉन बी वॉटसन ने 1879-1958 में दिया था एवं बरहस फ्रेडरिक स्किनर ने 1904-1990 द्वारा प्रारंभ किया गया, जिन्होंने मस्तिष्क के अध्ययन के लिए को स्वीकार नहीं किया और इस बात पर बल दिया कि मनोविज्ञान को केवल व्यवहार के निरीक्षणात्मक स्वरूप का अध्ययन करना चाहिए। तो ये जो व्यवहारवाद था, ये वॉटसन, ये बहुत बड़ा स्कूल बाद में निकल कर के आया। इसके ऊपर बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने अपना योगदान दिया, जिसमें से मेन वॉटसन थे, फ्रेडरिक स्किनर थे, पावलोव थे, कई सारे जो है इसमें जो व्यवहारवाद में निकल कर के आए। और व्यवहारवाद ये मानता था कि हमें मस्तिष्क के अध्ययन के ऊपर ज़्यादा कुछ हमें अध्ययन करने की ज़रूरत नहीं है। हमें ये जानने की ज़रूरत है कि व्यवहार को जो है वो हम किस तरीके से समझ सकते हैं और जो व्यवहार हमें दिखाई दे रहा है उसी व्यवहार पर हमें क्या करना चाहिए, फोकस करना चाहिए। और साथ ही साथ इन्होंने जो है वो प्रेजेंट में हमारा व्यवहार कैसे काम करता है उसके ऊपर उन्होंने बल दिया। तो इन्होंने ये कहा कि वॉटसन ने जो है वो अनुबंधित अनुक्रियाओं, सीखे एवं व्यवहार तथा पशु व्यवहार पर बल दिया। पावलोव क्योंकि एक शरीर विज्ञानी थे, तो इन्हें डाइजेशन के अध्ययन के लिए इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था। इन्होंने भी व्यवहारवाद में अपना बहुत योगदान दिया है और इनकी जो थ्योरी क्लासिकल कंडीशनिंग के नाम से जो फेमस हुई, वो हम आगे के अध्ययन में देखेंगे। फिर उन्होंने निष्कर्ष दिया कि भोजन के अतिरिक्त दूसरे उद्दीपक लार स्राव करा सकते हैं और इसके आधार पर उन्होंने अनुबंधित रिफ्लेक्स का विस्तृत अध्ययन किया। तो व्यवहारवाद जो था वो बहुत ही बड़ा स्कूल निकल कर के आया, जिसमें से बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने अपना योगदान दिया, लेकिन इन्होंने मस्तिष्क के फंक्शंस पे, संरचना पर कोई भी ध्यान नहीं दिया। इन्होंने कहा कि व्यवहार का अध्ययन जो है वो बहुत ज़रूरी है और हम केवल उन्हीं व्यवहार का निरीक्षण कर सकते हैं जो कि हमें दिखाई दे रहे हैं। जो व्यवहार हमें दिखाई नहीं दे रहा उसके ऊपर हम अध्ययन जो है वो बहुत नहीं कर सकते। इसमें जो है पावलोव जो है वो बहुत बड़े मनोविज्ञानी थे, क्योंकि वो शरीर मनोविज्ञानी थे और उनको पाचन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। इनकी जो थ्योरी है क्लासिकल कंडीशनिंग वो बहुत ज़्यादा फेमस हुई। उन्होंने ये कहा कि केवल भोजन से ही किसी भी चीज़ में हमारा जो है वो लार जो है वो केवल नहीं गिरता है। पशु के ऊपर उन्होंने अध्ययन किया था, लेकिन अगर भोजन के साथ हम किसी और उद्दीपक को जोड़ दें और लगातार उसको जोड़ते चले जाएँ, तो वो जो उद्दीपक, जो हमने नया उद्दीपक जोड़ा है, वो भी क्या कर सकता है, लार का स्राव कर सकता है किसी भी पशु में। तो उनका जो थ्योरी थी क्लासिकल कंडीशनिंग वो बहुत ज़्यादा आगे जाकर के फेमस हुई। उसके बाद जैसे ही व्यवहारवाद गया तो एक नया स्कूल आया, मनोविश्लेषण, जिसने कि बहुत ही ज़्यादा जो है वो आज भी इस मनोविश्लेषणवाद को हम जो है प्रयोग करते हैं। और मनोविश्लेषण की जो स्थापना थी वो सिगमंड फ्राइड ने की थी 1856 से 1938 में उन्होंने किया था। और फ्राइड का ये मानना था कि तंत्रिका विकृति में अचेतन अभिप्रेरणाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। फ्राइड ने क्या किया था कि 3 तरह के उन्होंने मेंटल स्टेट्स दिए थे, जिसमें उन्होंने पहला था हमारा चेतना, अर्धचेतना और अचेतन। इन्होंने 3 तरीके से उन्होंने कहा और उन्होंने कहा कि जो भी हमारा व्यवहार होता है वो सब हमारे अचेतन से क्या होता है, प्रभावित होता है, यानी हमारे अनकॉन्शियस माइंड से क्या होता है, प्रभावित होता है। उन्होंने ये भी कहा कि बच्चों के जो प्रारंभिक अनुभव हैं, जो चाइल्डहुड उसके एक्सपीरियंसेस हैं, वो व्यक्ति के विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान डालते हैं। हमारे जितने भी चाइल्डहुड, हमारे बचपन की जो हमारी अनुभव हैं, हमारे जो पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं, ये सब हमारे व्यक्तित्व विकास में जो है वो बहुत महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। और फ्राइड का ये मानना था कि अर्ज एवं प्रेरक
उसके व्यवहार एवं सोच में प्रदर्शित होती है। अचेतन की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, अनकॉन्शियस माइंड बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये अचेतन विचार एवं स्मृतियाँ मुख्य बातचीत एवं स्वप्न व्याख्या द्वारा प्रदर्शित होती है। अब उन्होंने कहा कि जो अनकॉन्शियस माइंड है, उसका मटेरियल हमें कैसे पता चलता है कि हमारे अनकॉन्शियस माइंड में क्या है? तो उन्होंने ड्रीम एनालिसिस यानी स्वप्न की व्याख्या करते हुए बताया कि स्वप्न क्या है? एक तरीके से हमारे अचेतन की तरफ जाने का रास्ता है। तो उन्होंने कहा कि अचेतन में जो भी चीज़ें हैं, वो हमें कैसे पता चलती हैं? हमारे जो स्वप्न है, उसके थ्रू पता चलती हैं। जब हम स्वप्न की व्याख्या करेंगे, तो हमें ये पता चलता है कि हमारे अचेतन में क्या होगा और इसी प्रक्रिया को उन्होंने मनोविश्लेषण उन्होंने कहा। तो फ्राइड है ने कार्ल युंग थे, एल्फ्रेड एडलर थे, कार्ल हॉर्ने थे एवं एरिक एरिक्सन जैसे मनोवैज्ञानिकों को उन्होंने बहुत प्रभावित किया, क्योंकि ये सब जो है वो फ्राइड को बहुत फॉलो करते थे, लेकिन कुछ फॉलो करते हुए इन्होंने अपने भी कुछ नए सिद्धांत दिए। लेकिन ये सबसे बड़े फॉलोअर्स थे जिन्होंने मनोविश्लेषणवाद में फ्राइड को बहुत हद तक उन्होंने फॉलो किया और उनके जो अचेतन का जो कॉन्सेप्ट था कि हमारा व्यवहार अनकॉन्शियस माइंड या अचेतन से प्रभावित होता है, इसको ये लोग आगे लेकर के बहुत चले। उनका उपागम मनोगत्यात्मक उपागम से नाम जाना जाता है। फ्राइड ने मनोविश्लेषणवाद दिया, लेकिन जब उनके जो उनको फॉलो करते थे, जैसे कि कार्ल युंग थे, एल्फ्रेड एडलर थे, कार्ल हॉर्ने थे, इन्होंने मनोगत्यात्मक उपागम को इन्होंने रखा, क्योंकि इसमें इन्होंने फ्राइड को फॉलो तो किया इस उपागम में, लेकिन साथ ही साथ अपना भी कुछ जो है इन्होंने एक दृष्टिकोण दिया कि किस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं और आगे चल कर के हम इसे न्यू फ्राइडियन के नाम से ये बहुत ही प्रचलित हुआ। तो इस तरीके से मनोविश्लेषणवाद जो है वो बहुत ही बड़ा स्कूल था जो कि फ्राइड लेकर के आया था। उसके बाद फ्राइड के ही कई फॉलोअर्स थे जिन्होंने साइकोडायनेमिक अप्रोच दिया और अब हम इसको न्यू फ्राइडियन के नाम से जानते हैं। उसके बाद मानवतावादी संदर्श यानी ह्यूमनिस्टिक अप्रोच आया, जिसको कि हम तीसरी शक्ति के रूप में इसको माना जाता है। पहली शक्ति हो गई हमारी साइकोएनालिसिस यानी मनोविश्लेषणवाद, दूसरी शक्ति हो गई हमारी व्यवहारवाद और तीसरी शक्ति हो गई हमारी मानवतावादी संदर्श। इसे तीसरी शक्ति के रूप में भी जाना जाता है, जिसके अनुसार मानव की योग्यताओं एवं स्वयं अपने जीवन द्वारा निर्देशित होती हैं। इसका विशिष्ट लक्षण स्वतंत्र इच्छा, किसी के भाग्य नीति को चुनने की स्वतंत्रता, आत्मसंतुष्टि के लिए प्रयास एवं किसी की अपनी क्षमता की उपलब्धि है। तो जो ह्यूमनिस्टिक अप्रोच आया, अभी तक हम लोग जो है माइंड के बारे में बात करते रहे और अनकॉन्शियस कॉन्शियस के बारे में बात करते रहे, व्यवहार के बारे में बात करते रहे। मानवतावादी जो अप्रोच आया था, उसको हम तीसरी शक्ति के रूप में मानते हैं और उन्होंने ये कहा कि हर एक व्यक्ति में एक अपनी एक यूनिक योग्यता होती है, उसके अंदर एक यूनिक एक पोटेंशियल होती है और हमारा मेन ये है कि हम किसी भी व्यक्ति के नेगेटिव साइड को ना लेते हुए हम उसके पॉजिटिव साइड को हमेशा क्या करें, उजागर करें। उसे ये पता होता है कि उसकी क्या उस लक्ष्य कि किस क्या उसका लक्ष्य है, उसे ये पता होता है कि वो किस तरीके से अपने भाग्य को स्वतंत्र रूप से चुन सकता है। यानी सब कुछ क्या है कि हर एक कुछ एक व्यक्ति के अंदर है, केवल हमें व्यक्ति के क्या करना है, एक पॉजिटिव एस्पेक्ट को बाहर निकालना है, उसके बाद वो कुछ भी कर सकता है। इसके जो मुख्य संस्थापक थे अब्राहम मास्लो, जिनकी की नीड हायरार्की थ्योरी बहुत ही फेमस है, और उसके बाद कार्ल रॉजर्स जिन्होंने सेल्फ थ्योरी दी थी। तो इन लोगों ने यही कहा कि हर एक व्यक्ति में एक यूनिक योग्यता है, उसका अपना स्वयं वो अपने जीवन को निर्देशित करता है, वो हर चीज़ को चुनने के लिए स्वतंत्र है, नियति को चुनने की भी स्वतंत्रता उसके अंदर है, आत्मसंतुष्टि के लिए प्रयास एवं किसी की अपनी क्षमता की उपलब्धि सब कुछ इसके अंदर आता है। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पर किसी भी तरीके से व्यक्ति के जो ऋणात्मक पहलू है उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया गया, उसका जो एक सकारात्मक पहलू है उसके ऊपर ध्यान देते हुए ये कहा गया कि हर एक व्यक्ति में अपनी क्षमता है, हर एक व्यक्ति में एक पोटेंशियल है और अगर वो अपनी पोटेंशियल को पहचान जाता है, उसको ये स्वतंत्रता है कि वो किस चीज़ को चूज़ कर सकता है, किसको नहीं। अगर वो इस चीज़ को पहचान जाता है तो वो कोई भी कार्य कर सकता है। उसके बाद जब मानवतावादी संदर्श गया तो उसके बाद जो नया स्कूल निकल कर आया वो था संज्ञानात्मक संदर्श, और ये जिसको कि हम कॉग्निटिव साइकोलॉजी, कॉग्निटिव अप्रोच भी कहते हैं। तो गेस्टाल्ट उपागम एवं कंप्यूटर के विकास ने उच्च स्तरीय मानसिक प्रक्रियाओं के अध्ययन के प्रति रुझान को उद्दीप्त किया कि जब हम लोगों ने यहाँ पर हायर मेंटल प्रोसेस के ऊपर काम किया, उसको कंप्यूटर से जोड़ने की कोशिश की गई। तो 1960 के दशक में इस संदर्श ने प्रशिष्टता प्राप्त की। यह संदर्श मुख्य रूप से स्मरण, बुद्धि, भाषा, समस्या समाधान एवं निर्णय क्षमता पर केंद्रित है। यानी जितने भी हमारे हायर मेंटल प्रोसेस हैं, जैसे कि हमारा मेमोरी है, इंटेलिजेंस है, लैंग्वेज है, हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच है, हमारी निर्णय क्षमता है, इस पर क्या है, हमारा केंद्रित है।
और इस संघर्ष के जो मुख्य सहयोगी थे वो हरमन एबिंगहॉस थे, 1850-1909 में हैं, जिन्होंने निरर्थक पदों या जिसको कि नॉनसेंस सिलेबस जिनका कोई अर्थ नहीं होता है, उसके ऊपर उन्होंने क्या किया था, अध्ययन किया था और स्मृति को इसके थ्रू अध्ययन करने की उन्होंने कोशिश की कि मेमोरी किस तरीके से होती है। उसके बाद सर फ्रेडरिक बार्टलेट ने, जिन्होंने स्मृति की सामाजिक एवं संज्ञानात्मक प्रक्रिया को क्या किया, अध्ययन किया। तो इस तरीके से जो कॉग्निटिव साइकोलॉजी है, ये बहुत ही ज़्यादा आजकल हम इसको यूज़ करते हैं, क्योंकि इसको जो है वो कंप्यूटर से जोड़ने की कोशिश की। जिस तरीके से कंप्यूटर वर्क करता है उसी तरीके से हमारा मानव मस्तिष्क वर्क करता है, और इसमें जितने भी हायर मेंटल प्रोसेस हैं उनके ऊपर अध्ययन किया गया, जैसे कि मेमोरी है, इंटेलिजेंस है, इसके ऊपर उन्होंने अध्ययन किया। और इन्होंने मेमोरी पर इन पे जो सबसे ज़्यादा जिन्होंने काम किया, उन्होंने हरमन एबिंगहॉस है, जिनका स्मृति के ऊपर बहुत ही ज़्यादा काम रहा है। और इन्होंने ही सबसे पहले निरर्थक पदों की जो है एक क्रमिक सूची को डेवलप किया था, जिसको कि हम नॉनसेंस सिलेबस वर्ड्स कहते हैं। और इसमें ये देखा कि सीखने में ये किस तरीके से स्मृति में जो है इनका योगदान होता है। जब जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं है तो उनको हम किस हद तक याद कर सकते हैं। उसके बाद सर फ्रेडरिक बार्टलेट भी आए, जिन्होंने स्मृति के ऊपर काम किया, लेकिन उन्होंने स्मृति के सामाजिक एवं संज्ञानात्मक प्रक्रिया दोनों का उन्होंने क्या किया, अध्ययन किया। उसके बाद एक और संघर्ष निकल कर आया, जैसे कि सामाजिक सांस्कृतिक संघर्ष कहा गया, और इसके मुख्य केंद्र व्यवहार को प्रमाणित करने वाले सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों पर बल डाला कि हमारा जो व्यवहार है वो किस तरीके से सोसाइटी के नॉर्म्स और हमारी कल्चर से जो है हमारे प्रभावित होते हैं। और इस परिप्रेक्ष्य से किया गया शोध महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये वातावरण के विभिन्न प्रभावों को, सामाजिक मानकों को, वर्ग विभिन्नताओं को, मानव जातीय पहचान आदि को क्या करता है, दर्शा सकता है। तो इस तरीके से यहाँ पर जितने भी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स थे व्यवहार को समझने के लिए, उसके ऊपर ज़्यादा बल दिया गया। और सामाजिक सांस्कृतिक मनोविज्ञान ने निष्कर्ष दिया कि पाश्चात्य संस्कृति का मानक मुख्यतः व्यैतिकता की तरफ होती है। पूर्व पर्शियन एशियन संस्कृति के मानक की उन्मुखता मुख्य सामूहिक अथवा अंतः आश्रिता पर आधारित होती है। सामाजिक मनोवैज्ञानिक लिवॉन फेस्टिंगर थे, उन्होंने संज्ञानात्मक असंगति के सिद्धांत को दिया, जो ये बतलाता है कि यदि व्यक्ति अस्थिरतापूर्वक अपने विश्वास, अभिवृत्ति एवं मत के अनुसार कार्य करता है तो वह उसके लिए जागरूक होता है। तो इस तरीके से जब संज्ञानात्मक संघर्ष चला गया तो सामाजिक सांस्कृतिक संघर्ष आया, और इसका अगर हम मेन ये देखें तो इनका ये मानना था कि जो हमारा व्यवहार है वो हमारे वातावरणीय कारकों से भी क्या होता है, प्रभावित होता है। और हमारा व्यवहार जो है, जो हमारी सोसाइटी के नॉर्म्स हैं, जो हमारे जिस कल्चर में हम रह रहे हैं, जिस संस्कृति में हम रह रहे हैं, वो बहुत हद तक हमारे इस चीज़ को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। लिवॉन फेस्टिंगर इसके मेन वो थे जिन्होंने इसको समझाने की कोशिश की। उसके बाद जैविकीय संघर्ष आया, बायोलॉजिकल अप्रोच आया। इन्होंने मानसिक प्रक्रियाओं के जैविक आधार पर उन्होंने फोकस किया, और कि किस तरीके से हमारा व्यवहार एवं मानसिक प्रक्रियाएं जो है वो बायोलॉजिकल फैक्टर्स को फॉलो करते हैं। इसमें हमने क्या क्या पढ़ा है कि क्या हमारे हार्मोन्स किस तरीके से हैं, हमारे मस्तिष्क में कौन कौन से रसायन दौड़ते हैं, जितने भी नर्वस सिस्टम में हमने उनके बारे में पढ़ाई की है। तो ये इस तरीके से जैविक कारक जो है, ये इसका मेन कारण यही शोध बिंदु है कि किस तरीके से हमारा व्यवहार एवं मानसिक प्रक्रिया के जैविकीय एक आधार भी होता है। उसके बाद उद्विकासीय संघर्ष आया, इसे चार्ल्स डार्विन के प्राकृतिक चुनाव सिद्धांत से प्रभावित है। उद्विकास संघर्ष सर्वप्रथम डार्विन द्वारा किया गया, जिसमें 3 मुख्य तत्व निहित हैं: परिवर्तन, वंशागति एवं चयन। आंतरिक यांत्रिकी अनुकूलन जो प्राकृतिक चयन का उत्पाद है एवं जो पूरे विश्व में मानवों के जीवित रहने एवं पुनरावृत्ति करने में सहायता करता है। यानी रिप्रोडक्शन पर उन्होंने फोकस किया, और इनके 3 ही कंपोनेंट है जिन पे उन्होंने काम किया कि किस तरीके से परिवर्तन होता है, किस तरीके से हेरिडिटरी फैक्टर जो है वो काम करते हैं, और किस तरीके से हम सिलेक्शन करते हैं इन चीज़ों का। मनोवैज्ञानिक का विश्वास है कि व्यवहारात्मक प्रवृत्ति अथवा प्रवृत्ति जैसे आकारात्मक का निर्धारण जीन्स द्वारा होता है, और ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को स्थानांतरित करता है। कहने का ये तात्पर्य है कि इस वाले अप्रोच में हमने हेरिडिटरी फैक्टर्स के ऊपर बहुत फोकस किया, जीन्स के ऊपर फोकस किया, क्रोमोसोम्स के ऊपर फोकस किया, और उसी तरीके से इसको समझने की कोशिश की कि हर एक जो विभिन्न जाति के लोग हैं उनके व्यवहारों का जो है एक परीक्षण किया, और उसके बाद उद्विकास द्वारा प्रभावित हो सकता है। तो इस तरीके से इस पे हम जो है
हेरिडिटरी फैक्टर के ऊपर उन्होंने तो फ़ोकस किया ही किया, साथ ही साथ कुछ सामाजिक सांस्कृतिक कारकों को भी उन्होंने महत्व दिया और वास्तविक व्यवहार को आगे हम कैसे बढ़ा सकते हैं, इसके ऊपर उन्होंने फ़ोकस किया। तो अगर हम इस सारणी को देखें तो इस तरह इतने सारे स्कूल्स जो हैं, जो आए जिन्होंने अपने मनोविज्ञान को अपने तरीके से परिभाषित करने की कोशिश की। तो सबसे पहले संरचनावाद आया, जिन्होंने इंट्रोस्पेक्शन के ऊपर फ़ोकस किया, अंतर्दर्शन की सहायता से मनोवैज्ञानिक अनुभव के भौतिक तत्वों एवं तत्व संरचनाओं को पहचानने की कोशिश की और इसके मुख्य संस्थापक कौन थे? विलियम वुंट और टिश्नर। प्रकारवाद आए, जिन्होंने ये बताया कि हमारा माइंड किस तरीके से फंक्शन करता है, इसके ऊपर उनका केंद्र बिंदु था और इसके मुख्य संस्थापक विलियम जेम्स रहे। उसके बाद मनोविश्लेषण आया, इसमें व्यवहार को निर्धारित करने के लिए अचेतन, चिंतन, अनुभव, स्मृति एवं प्रारंभिक शैशवावस्था, ये सारे एक्सपीरियंसेस हमारे बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इसके ऊपर उन्होंने बल दिया, जिसको कि सिगमंड फ्राइड लेकर के आए थे। एक बहुत ही बड़ा स्कूल था जिसको कि फर्स्ट फोर्स ऑफ साइकोलॉजी यानी प्रथम शक्ति ऑफ मनोविज्ञान की कहा गया है, मनोविश्लेषण को। उसके बाद गेस्टाल्ट आया, जिनका मुख्य जो है वो प्रत्यक्ष एवं संवेदना पर रहा है और इन्होंने संपूर्णता को ज़्यादा फ़ोकस किया कि किसी भी चीज़ को हम संपूर्ण तरीके से ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, ना कि उसके भाग और उसके विभिन्न अंगों को। तो इसके ऊपर उन्होंने फ़ोकस किया और इनके जो मुख्य संस्थापक थे, वो थे वर्दाइमर, कटकोफका एंड द कोहलर, ये सब इसके मुख्य संस्थापक थे। उसके बाद हमारा आया व्यवहारवाद, जिसको कि सेकंड फोर्स ऑफ साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान की दूसरी शक्ति के लिए की तरह परिभाषित किया और इसका केंद्र बिंदु केवल निरीक्षणात्मक व्यवहार है, यानी ऑब्जर्वेशनल, की किसी भी व्यवहार जो कि हमें दिखाई दे रहा है उसको हम पूरी तरीके से ऑब्जर्व कर सकते हैं और उसको हम समझ सकते हैं, लेकिन जो व्यवहार हमें दिखाई नहीं दे रहा उसको हम बहुत अच्छी तरीके से नहीं समझ सकते। इसके ऊपर उन्होंने फोकस किया। इसमें बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने इसमें अपना योगदान दिया क्योंकि एक बहुत ही बड़ा स्कूल था ये, जिसमें से जो मेन इनके नाम हैं, संस्थापक हैं, वो हैं इवान पेवलोव, जॉन बी वॉटसन, बी.एफ. स्किनर और भी मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने इसके ऊपर अपना योगदान दिया है। उसके बाद मानवतावाद आया, जिसको कि तीसरी शक्ति मनोविज्ञान की कहा गया और इसके मुख्य संस्थापक थे अब्राहम मैस्लो और कार्ल रॉजर्स और इन्होंने कहा कि आत्मसंतुष्टि एवं स्वतंत्र इच्छा सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। अगर हम सेल्फ सैटिस्फाइड हैं और अगर हमारी हर एक चीज़ को चुनने की जो स्वतंत्रता है, अगर वो चीज़ है हमारे में, तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। उसके बाद कॉग्निटिव साइकोलॉजी आया, इसका संबंध मानसिक प्रक्रियाओं के अध्ययन से है, जैसे प्रत्यक्षीकरण, चिंतन, स्मृति और निर्णय क्षमता और ये भी बहुत बड़ा स्कूल है, जिन्होंने मस्तिष्क को जैसे कंप्यूटर काम करता है, उसी तरीके से हमारे मस्तिष्क भी काम करता है, इसके ऊपर उन्होंने बल डाला और इसका संबंध जो है वो जितनी भी हमारे हायर मेंटल प्रोसेस है, यानी जो हमारे उच्च मानसिक प्रक्रियाएँ हैं, उसके ऊपर उन्होंने अध्ययन किया, जैसे कि हमारी स्मृति है, हमारी जो है लैंग्वेज है, हमारा डिसीजन मेकिंग है, हमारी बुद्धि है, इंटेलिजेंस है, इसके ऊपर उन्होंने फोकस किया कि ये किस तरीके से काम करते हैं और स्मृति के क्षेत्र में इसमें बहुत ज़्यादा काम हुआ है और इसमें जो मेन हमारे संस्थापक हैं, मुख्य संस्थापक हैं, वो हैं एबिंगहॉस, जिन्होंने नॉनसेंस सिलेबस को सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था स्मृति के क्षेत्र में कि किस तरीके से ये शब्द जो कि निरर्थक हैं, वो हमारी स्मृति को समझने में किस तरीके से महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और उसके बाद जो है वो फ्रेडरिक बार्टलेट आए थे, जिन्होंने ये बताया कि स्मृति का जो है सामाजिक एवं संज्ञानात्मक दोनों ही पक्ष है और इसलिए हमें उसे दोनों ही पक्ष को हमें समझने की ज़रूरत है। उसके बाद बहुत बड़े एक और मुख्य संस्थापक आए जिनका नाम था जीन पियाजे, जिनकी हम डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में जिनका बहुत योगदान है, जिन्होंने ये बताया कि बच्चे में किस तरीके से संज्ञानात्मक विकास होता है, किन-किन स्टेजेस पर होता है, इस पर उन्होंने बताने की कोशिश की। उसके बाद हमारा सामाजिक सांस्कृतिक आया स्कूल, ये इस पर आधारित था कि किस प्रकार व्यक्ति जिस सामाजिक परिस्थितियों एवं संस्कृति में अपने को पाता है, वह उसके व्यवहार एवं सोच पर प्रभावित होता है। इसमें फ्रिट्ज हार्डर, लियोन फिस्टिंगर, स्टॉनली स्कैटर ये लोग मेन थे। इन्होंने ये बताया कि व्यवहार हमारा सामाजिक सांस्कृतिक कारकों से बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। यानी जो हमारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, वो बहुत ज़्यादा हमारे व्यवहार को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। क्योंकि व्यक्ति जिस सिचुएशन में रह रहा है, जिस एनवायरनमेंट में रह रहा है, उसका बहुत ही महत्व होता है। उसके बाद जैविकीय उपागम आया, जिन्होंने कहा कि व्यवहार का उपत्ति मूलक प्रभाव हार्मोन्स एवं तंत्रिका यांत्रिकी का परिणाम है। यहाँ पे इन्होंने हेरिडिटरी फैक्टर्स के ऊपर जो है, इसके ऊपर ज़्यादा फोकस किया क्योंकि इसका नाम भी जैविकीय है, तो उन्होंने कहा कि जितने भी बायोलॉजिकल फैक्टर
फैक्टर्स हैं, वो व्यवहार को समझने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब इन बायोलॉजिकल फैक्टर्स में उन्होंने नर्वस सिस्टम को पढ़ने की कोशिश की, हार्मोन्स को पढ़ने की कोशिश की और ये देखा कि ये किस तरीके से हमारे व्यवहार को प्रभावित कर रहे हैं और कौन-कौन से हार्मोन्स जो हैं, जो हमारे व्यवहार को बताने में मदद करते हैं। इसमें जो मुख्य संस्थापक थे, वो थे चार्ल्स डार्विन, क्योंकि जो जैविकीय उपागम है, वो चार्ल्स डार्विन के नेचुरल सिलेक्शन पर बहुत ही फेमस था, उनकी थ्योरी पर, उन पर ही बेस्ड था। और चार्ल्स डार्विन ने कहा कि जो हमारा व्यवहार में 3 चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं, एक तो परिवर्तन, किस तरीके से परिवर्तन हो रहा है, उसके बाद है हमारा चयन और उसके बाद है हमारा वंशानुगत जो फैक्टर्स होते हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। उसके बाद उद्विकासीय उपागम आया, विकासीय, जिन्होंने कहा कि व्यवहार के उद्विकासीय उद्गम से संबंधित है, जिसको कि इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी कहा जाता है, जिसमें कि अगेन जो हम लोग हेरिडिटरी फैक्टर्स हैं, जो बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, उन पर उन्होंने महत्व दिया कि ये किस तरीके से हमारे इवोल्यूशन में और रिप्रोडक्शन में जो है मानव के को समझाने में, व्यवहार को समझाने में मदद करते हैं। लेकिन साथ ही साथ इस पर सामाजिक और एनवायरमेंटल फैक्टर्स पर भी फोकस किया गया और इसके जो मुख्य संस्थापक थे, वो हमारे थे डेविड एम और बस डी सिंह, इसके जो मुख्य संस्थापक हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि मनोविज्ञान के जितने भी स्कूल थे, उन्होंने अपने मनोविज्ञान को अपनी तरीके से परिभाषित करने की कोशिश की और हर एक स्कूल का जो अपना योगदान रहा है, जिन्होंने मनोविज्ञान के कार्य क्षेत्र को और क्या किया, विकसित किया और इसके कई उपक्षेत्र को उन्होंने क्या किया, डेवलप किया। तो अगर हम यहाँ पर अब आगे बढ़ते हुए देखें, तो हम ये देखेंगे कि मनोविज्ञान के कौन-कौन से उपक्षेत्र हैं, सब फील्ड्स हैं, जिनको कि हम स्टडी करते हैं और यहाँ पर ये एक उसके थ्रू उन्होंने बताने की कोशिश की कि आजकल मनोविज्ञान के कौन-कौन से उपक्षेत्र हैं और कितने मनोवैज्ञानिक उस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। क्योंकि मनोविज्ञान जो है एक बहुत ही बृहद क्षेत्र हो गया है, जिसमें कि मस्तिष्क, व्यवहार, प्रत्यक्षीकरण, अधिगम तथा कुछ अन्य अध्ययन के वृहद क्षेत्र को ये सम्मिलित करता है। इसलिए ये बताने की यहाँ पे कोशिश की गई कि कौन-कौन से मनोविज्ञान के क्षेत्र हैं, जिनके ऊपर कार्य किया जा रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर है जो है संज्ञानात्मक मनोविज्ञान, ये एक साइकोलॉजी की फील्ड है। पहली फील्ड, ये वह क्षेत्र है जहाँ पर मनोवैज्ञानिक मानव मस्तिष्क, चिंतन, स्मृति एवं खोजने, सीखने का अध्ययन करते हैं। मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों को उपयोग निर्णय क्षमता, प्रक्रिया तथा हम संसार को कैसे देखते हैं, उसके लिए किया जाता है। तो जैसे अभी हमने देखा कि कॉग्निटिव स्कूल आया था, जिसमें उन्होंने क्या किया था कि कॉग्निशंस के बारे में अध्ययन किया। अब कॉग्निशंस क्या है, हमारे जितने भी हमारे जो उच्च मानसिक प्रक्रियाएं हैं, जैसे कि स्मृति है, लर्निंग है या डिसीजन मेकिंग है या हमारा लैंग्वेज है या हमारा इंटेलिजेंस है, इसके ऊपर क्या किया गया है, अध्ययन किया गया है। तो संज्ञानात्मक मनोविज्ञान का क्षेत्र बहुत ही विस्तृत हो गया है अब आगे जाकर के और इसमें कई मनोवैज्ञानिक इस क्षेत्र में अब तक काम कर रहे हैं, जिनका मेन काम जो है वो इन्हीं मानव मस्तिष्क जो हायर मेंटल प्रोसेस है, उनके ऊपर काम करना है। उसके बाद हमारा जो सबसे मुख्य जो हमारा जो मनोविज्ञान की फील्ड है, वो है नैदानिक मनोविज्ञान और यह क्षेत्र मानसिक विकृतियों के मापन, निदान, कारणों एवं इलाज से संबंधित होता है कि किस तरीके से जो मेंटल डिसऑर्डर्स हैं, जो मानसिक विकृतियां हैं, उनको किस तरीके से, उनको कैसे समझना, उनको किस तरीके से मापना है, किस तरीके से उसकी डायग्नोसिस करनी है, मानसिक विकृतियों के पीछे क्या कारण है, किन रीजन की वजह से लोगों को मेंटल डिसऑर्डर है, उसको देखना और उनका इलाज किस तरीके से करना, इससे संबंधित होता है। और ये मनोविज्ञान की सबसे बड़ी शाखा है, क्योंकि ज़्यादातर मनोवैज्ञानिक इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। अधिकांश नैदानिक मनोवैज्ञानिक राज्य मानसिक अस्पताल अथवा सामुदायिक मानसिक स्वास्थ्य केंद्रों में काम कर रहे हैं, स्कूल में काम कर रहे हैं, स्वतंत्र व्यवसाय, शोध कार्य व अध्ययन में लगे हुए हैं। तो ये सबसे हम कह सकते हैं कि बहुत ही एक बिगेस्ट ब्रांच है साइकोलॉजी की, जिसको कि हम क्लिनिकल साइकोलॉजी या नैदानिक मनोविज्ञान कहते हैं और इसमें जो है कई मनोवैज्ञानिकों ने अपना योगदान जो है वो दे रहे हैं और आज भी इस क्षेत्र में जितने जो मनोवैज्ञानिकों का योगदान है, वो दिन ब दिन क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। उसके बाद मनोविज्ञान की एक और शाखा है, जिसको कि परामर्श मनोविज्ञान, जिसको कि काउंसलिंग साइकोलॉजी कहा जाता है। तो परामर्श मनोविज्ञान में अगर किसी को भी कोई भी हल्के संवेगात्मक अथवा व्यक्तिगत समस्या है, तो उसमें उसको सहायता प्रदान की जाती है उसको रिजॉल्व करने में। प्रायः जो लोग व्यवसाय पसंद अथवा शैक्षणिक प्रोग्राम में क्या विषय चयन करना है, आवश्यकता महसूस करते हैं, वो परामर्श मनोवैज्ञानिकों की सहायता लेते हैं। वे विभिन्न प्रकार के मापनीय जैसे परीक्षणों एवं साक्षात्कार का प्रयोग उनकी रुचियों, अभिक्षमता, बुद्धि अथवा व्यक्ति के गुणों को जानने के लिए करते हैं। कुछ परामर्शदाता परिगठित एवं वैवाहिक समस्याओं का समाधान भी करते हैं और ये भी कहा गया है कि जो
नैदानिक मनोविज्ञान है और परामर्श, ये दोनों एक-दूसरे से संबंधित होते हैं, क्योंकि एक तरीके से परामर्श मनोविज्ञान नैदानिक मनोविज्ञान का ही भाग है, जहाँ पर हम हल्के-फुल्के संवेदनात्मक, अगर किसी को प्रॉब्लम है, कोई व्यक्तिगत समस्या है, कोई अगर अपने करियर को चूज़ करने में उसको नहीं समझ में आ रहा है कि उसे क्या करना चाहिए, तो इस तरीके से हम जो है वो परामर्श मनोवैज्ञानिकों की क्या करते हैं, इसमें सहायता लेते हैं। और वैवाहिक समस्याओं को भी अध्ययन करने के लिए इसमें हम परामर्श मनोविज्ञान में ये भी आता है। तो उस तरीके से परामर्श मनोविज्ञान का जो स्कोप है वो भी बहुत ज़्यादा है। उसके बाद है पर्यावरण मनोविज्ञान। इसका केंद्र बिंदु मानव पर्यावरण अथवा संबंधों पर होता है कि ह्यूमन और एनवायरनमेंट एक दूसरे से किस तरीके से रिलेटेड है। मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का अनुप्रयोग लोगों एवं उनके संप्रेषित रहन-सहन के मध्य अंतःक्रिया को सुधारने में किया जाता है। उसके बाद है स्कूल मनोविज्ञान। तो मनोविज्ञान का इस मुख्य क्षेत्र का केंद्र बिंदु अधिगम और स्कूल प्रोग्रामों की प्रभावता है कि किस तरीके से स्कूल में हम जो है वो साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स को अप्लाई कर सकते हैं, मनोविज्ञान के सिद्धांतों को अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें जो है वो स्कूल मनोवैज्ञानिक प्रारंभिक माध्यमिक स्कूल के बच्चों, अध्यापक, माता-पिता एवं स्कूल प्रशासन के लिए अथवा साथ में कार्य करते हैं। वे स्कूल में परामर्श एवं निर्देशन देते हैं एवं क्षेत्रों की रुचियों, अभिक्षमता, समायोजन सीखने की योग्यता, बुद्धि एवं अन्य संबंधित क्षेत्रों को भी मापन करते हैं। परीक्षण उन छात्रों के निदान में सहायक होता है जिनमें व्यावहारिक कठिनाइयाँ होती हैं, जिन क्षेत्रों को विशेष ध्यान की आवश्यकता है, उनकी परामर्श भी इनमें दिया जाता है। तो स्कूल मनोविज्ञान एक तरीके से स्कूल में जो भी हमारे चीज़ें हो रही हैं, जैसे कि पाठ्यक्रम को कैसे करना, ठीक करना, या बच्चों को क्या एडजस्टमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है, उनका क्या सीखने की योग्यता उनमें किस तरीके से है, ये सब कुछ जो है वो स्कूल मनोवैज्ञानिक इसके ऊपर ध्यान देते हैं। उसके बाद है शिक्षा मनोविज्ञान, जिसे कि एजुकेशनल साइकोलॉजी भी कहा जाता है। अध्यापन का मनोविज्ञान इस क्षेत्र का केंद्र बिंदु है। शिक्षा मनोवैज्ञानिक उन बहुत सी सामान्य समस्याओं से जुड़े होते हैं जिनका संबंध तत्काल से नहीं होता है। वे छात्रों की प्रभाविता को बढ़ाने के लिए स्कूल पाठ्यक्रम को सिखाने एवं प्रेरणात्मक कौशल के लिए निर्देशित करते हैं। उसके बाद एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, जिसे कि हम प्रयोगात्मक मनोविज्ञान कहते हैं, जिसको कि प्रयोगशाला में जो हम अध्ययन करते हैं व्यवहार का, उसको हमने प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के अंदर रखा गया है। और इसमें जो है जैसे कि व्यवहार, अधिगम, स्मृति, प्रदर्शन इत्यादि का नियंत्रित अवस्था में हम किस तरीके से अध्ययन कर सकते हैं, उसके ऊपर जो है वो फोकस किया गया है। वे व्यवहार एवं चिंतन के आधार को जानने तथा शोध परिणामों के आधार पर कुछ परिमार्जित तकनीकों को विकसित करते हैं। वे ये खोजने का प्रयास करते हैं कि कैसे मानसिक प्रक्रियाओं अथवा व्यवहारों का अनुभव होता है एवं कैसे व्यवहारों को निर्देशित किया जा सकता है। उसके बाद फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी है, जैसे कि शरीर क्रिया मनोविज्ञान कहा गया है। यह क्षेत्र मानव एवं पशु के मस्तिष्क एवं व्यवहार के मध्य के संबंधों का परीक्षण करता है, यानी कि किस तरीके से फिजियोलॉजी और व्यवहार एक दूसरे से रिलेटेड है। तो यहाँ पर जितने भी हमारे ग्लैंड्स हैं, यानी ग्रंथियाँ हैं, हमारे जो भी नर्वस सिस्टम है, जो भी हमारा बायोलॉजिकल फैक्टर है, उसके ऊपर हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी, संगठनात्मक मनोविज्ञान, ये भी बहुत ज़्यादा आजकल हम इस ब्रांच का जो स्कोप है, इस फील्ड का स्कोप है, बहुत बढ़ता जा रहा है, क्योंकि किस तरीके से कर्मचारी जो है उनके कार्य निष्पादन एवं खुशी को बढ़ाने के लिए कार्य क्षेत्र में मनोवैज्ञानिकों सिद्धांतों का कैसे हम उपयोग कर सकते हैं। यानी कैसे, कहने का ये तात्पर्य है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या किसी भी संगठन के अंदर हम किस तरीके से साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स को अप्लाई करके जो वर्कर्स है, जो लोग हैं वहाँ की, उनकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं, ठीक है, और किस तरीके से उनकी खुशी को बढ़ा सकते हैं, इसके ऊपर उन्होंने फोकस किया है। और संज्ञानात्मक मनोविज्ञान विभिन्न मनोवैज्ञानिक परीक्षण का प्रयोग करके कर्मचारियों को चयनित करके उनको अनुकूल नौकरी का अवसर प्रदान करता है। तो इस तरीके से जो है जो इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी है या ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी है, इसका भी बहुत स्कोप बढ़ गया है, क्योंकि यहाँ पर जो भी इंडस्ट्रीज़ में काम कर रहे हैं, उनके ऊपर हम मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों को कैसे अप्लाई करें, कैसे एक अच्छे कर्मचारी का चयन करें, किस तरीके से प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करें, उत्पादकता को बढ़ाएँ, और किस तरीके से जो भी वहाँ पे कार्य करें, उनकी खुशी को हम जो है वो बढ़ा सकते हैं। और एक कर्मचारी के कौशल को पहचान करके उसको उसी अनुसार जो है हम कार्य दें, तो इसके ऊपर इसमें बल डाला जाता है। उसके बाद सामाजिक मनोविज्ञान है। सामाजिक मनोविज्ञान में लोगों के समूहों, उनके एक दूसरे से संबंध, उनकी विशेषताओं, अभिवृत्तियों, विश्वास, उनकी निर्णय क्षमता की प्रक्रिया एवं समूह के अन्य सदस्यों को संप्रेषण आदि से है। समूह में व्यक्ति के व्यवहार को समझने पर बल दिया जाता है। तो सोशल साइकोलॉजी भी
जो है ये एक तरीके से ग्रुप पे काम करती है, सोसाइटी पे काम करती है कि किस तरीके से समूह में का क्या एक मनोविज्ञान है, समूह में जब लोग होते हैं तो किस तरीके से कार्य करते हैं, उनकी क्या विशेषता है, उनकी क्या प्रवृत्ति है, इसके ऊपर जो फ़ोकस किया गया है वो सामाजिक मनोविज्ञान के अंतर्गत किया गया है। उसके बाद विकासात्मक मनोविज्ञान डेवलपमेंटल साइकोलॉजी यानी कि बर्थ से लेकर के जन्म से लेकर के व्यक्ति की मृत्यु तक उसका किस तरीके से डेवलपमेंट होता है, उसका किस तरीके से विकास होता है, उसके ऊपर उन्होंने फ़ोकस किया है। तो विकासात्मक मनोविज्ञान में हम ये देखते हैं, सामुदायिक मनोविज्ञान में ये मनोविज्ञान का एक नया क्षेत्र है जो समुदाय के पर किस तरीके से हम मनोविज्ञान के उनको प्रिंसिपल्स को लागू कर सके, इसके ऊपर उन्होंने फ़ोकस किया है। जैसे कि तनाव, बच्चों के पालन-पोषण, ये इसके हैं। उसके बाद स्पोर्ट्स साइकोलॉजी कि स्पोर्ट्स में किस तरीके से साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स को अप्लाई किया जाए। कॉलेज स्तर पर, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यायाम कार्य करके खेल में निष्पादन स्तर को कैसे बढ़ाया जाए। उसके बाद है हेल्थ साइकोलॉजी, यहाँ पर ये एक उभरता हुआ क्षेत्र है जिसका संबंध शारीरिक प्रक्रियाओं, व्यवहार एवं सामाजिक कारकों के प्रभाव को स्वास्थ्य एवं बीमारियों पर देखना है, इसके ऊपर फोकस करता है। फोरेंसिक साइकोलॉजी है जो कि लीगल एस्पेक्ट्स पर किस तरीके से हम साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स को अप्लाई कर सकते हैं, जहाँ पे क्राइम है, ये सब है, तो इस पर हम कैसे मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों को पालन कर सकते हैं, इसके ऊपर फोकस किया गया है। तो इस तरीके से हमने ये देखा कि मनोविज्ञान क्या है, उसको कैसे परिभाषित किया गया है, क्या-क्या स्कूल्स में किस तरीके से मनोविज्ञान को परिभाषित किया है और मनोविज्ञान की विभिन्न शाखाएँ क्या हैं। धन्यवाद।